गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 100 टेस्ट पूरे हो गए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की। और जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसका एग्ज़ाम 3 अप्रैल को है। तो पहला प्रश्न है, 22 जनवरी 2022 को जारी देश भर के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? 7, 8, 9 या 10? उत्तर प्रदेश के 9 शहर इसमें शामिल हैं। ठीक है। सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है भारत का वो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में है, घाटमपुर। तो 22 जनवरी 2022 को जारी देश भर के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में बनारस जो है देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के 9 शहर इसमें शामिल हैं। जौनपुर जो है वो देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। वो देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है घाटमपुर, कानपुर नगर जिले में। ठीक है, तो कानपुर का नाम याद रख लीजिए। कानपुर पहला और जौनपुर हो गया दूसरा यूपी का, और बनारस हो गया तीसरा। और उत्तर प्रदेश के कितने? 9 शहर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय जल मंत्रालय के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है और यह भारत के जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए दिए गए पुरस्कारों का तीसरा संस्करण है। यह भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के कितने चरणों में मतदान संपन्न होगा, जो कि चल भी रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मतदान होगा वो होगा 7 चरणों में। ठीक है, और इसके जो नतीजे होंगे वो मार्च में घोषित किए जाएंगे। तो इसका जो फैसला है, इसका जो ऐलान है वो 10 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का किया गया। ठीक है, 8 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव जो है संपन्न होगा। और 10 फरवरी को हो चुका है, 14 फरवरी को हो चुका है, 20 फरवरी को होना है, 23 फरवरी को होना है, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को। और चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो 10 मार्च को आएंगे। तो ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट और चुनाव से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में मतदान की जो शुरुआत हुई है, उसका जो पहले चरण की शुरुआत हुई है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिलों में हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिलों में हुई है। जो इसका आखिरी चरण होगा वो पूर्वांचल में होगा। करेक्ट है क्या दोनों? करेक्ट है दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस दिन भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? 2022 में किया है, लेकिन कब? जनवरी में, 16 जनवरी 2022 को। तो 16 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। और यह डाक टिकट देश भर में हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य को दर्शाता है। एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। कौन जारी करता है इसको? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन रहने का अनुमान लगाया है इस साल, और वर्ष 2019 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है 17 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन जो है वो प्रस्तुत किया। और इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संकट से निपटने और टीकाकरण अभियान के प्रबंधन में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, 17 जनवरी 2022 को ही। ठीक है, सी है इसका आंसर। क्या नाम है इनका? अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, 78 वर्ष की अवस्था में। इनका नाम था सिंधु ताई सपकाल। तो 73 वर्ष की अवस्था में, सॉरी। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का पुणे के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। 73 वर्ष की थी ये। नंबर 9 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है ऑपरेशन सर्द हवा और दूसरा है ऑपरेशन गर्म हवा। ऑपरेशन सर्द हवा को भारत बांग्लादेश की सीमा पर लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन गर्म हवा को आमतौर पर राजस्थान सीमा पर लॉन्च किया जाता है। कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ऑपरेशन सर्द हवा हो या ऑपरेशन गर्म हवा, ये दोनों के दोनों राजस्थान सीमा पर ही लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान, ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आमतौर पर राजस्थान की सीमा पर लॉन्च किया जाता है। और यह जो ऑपरेशन है सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। ये एक नियमित वार्षिक अभ्यास है। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों में, ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों में राजस्थान की सीमा पर। 10वां प्रश्न है हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी। तो 1 जनवरी 2022 को भारतीय रेल सेवा के 1983 बैच के अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और अंग्रेजी भाषा के लिए भी याद रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। तो 31 अक्टूबर 2021 को साहित्य अकादमी ने इस वर्ष प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। इस वर्ष हिंदी साहित्य के लिए दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और अंग्रेजी भाषा का अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो वो किसको मिला है हाल ही में? इनमें से नमिता गोखले को। तो हाल ही में अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। दोनों याद रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा, नमिता अंग्रेजी की हैं। 13वां प्रश्न है हाल ही में मिशन अमानत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? मिशन अमानत भारतीय सेना द्वारा नहीं, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं है, भारतीय रेलवे द्वारा। तो मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। नंबर 14 है 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 19 जनवरी 2022 को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर रिपोर्ट प्रकाशित की गई व्यापार और विकास पर। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2020 की तुलना में 26% कम था। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई प्रवाह में 26% की कमी आई है, जबकि अगर इसको चीन के परिदृश्य में देखें तो उसके एफडीआई प्रवाह में 20% की बढ़ोतरी हुई है। यही है किया धारा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। इन तीनों में से कोई नहीं है, आलिया भट्ट को। तो पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हैं आलिया भट्ट। नंबर 16 पर आ जाइए। रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी स्थित है।
ये प्रश्न ऐसा है कि इसके पूछे जाने की संभावना 90% से ऊपर है और इसका उत्तर है हैदराबाद। देखिए, रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है और यह 216 फीट ऊंची है। इसकी हाइट जरूर याद रखिएगा, जिसे पंचलौह यानी 5 धातुएं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते के संयोजन से बनाया गया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व में एक चीज़ में प्रथम है, वो है बैठी हुई मुद्रा में। यह मुद्रा जो है, यह मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में धातु की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। ठीक है, सबसे ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। ठीक है, 216 फीट ऊंची है, पंचलोह से बनी है, सोना चांदी, तांबा पीतल जस्ता, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में रामानुजाचार्य। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में सुर सामग्री लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था। आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो सुर सामग्री लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में और इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से अभी हाल ही में 6 फरवरी 2022 को हुई है। नंबर 18 पर आ जाइए। किस राज्य के किन्नौर चावल को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? देखिए, चिन्नौर चावल। ठीक है, चिन्नौर चावल के ऊपर द्वंद्व है, मतलब था अभी तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। महाराष्ट्र कहता था मेरा जीआई है और मध्य प्रदेश का कहना है कि मेरा जीआई है, लेकिन इन दोनों के झगड़े में जीता है मध्य प्रदेश, क्योंकि इसको उगाने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है, जो मूल मिट्टी पाई जाती है, वो है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश इसका उत्तर है। चिन्नौर चावल को जीआई टैग का दर्जा मध्य प्रदेश में मिला है। तो देखिए, 29 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा, यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दावे में मध्य प्रदेश को जो है मान्यता मिल गई है। और चिन्नौर चावल का जो उत्पादन है मुख्यतः बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में। हालांकि महाराष्ट्र के भंडारा में भी इसका उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए महाराष्ट्र द्वारा जीआई टैग का दावा किया गया था, लेकिन इसका दावा खारिज करके मध्य प्रदेश को दे दिया गया है जीआई टैग चिन्नौर चावल के लिए, क्योंकि बालाघाट में पाई जाने वाली चीका युक्त दोमट मिट्टी यहाँ चावल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। ठीक है, और इसलिए बालाघाट को, मध्य प्रदेश के बालाघाट को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो चिन्नौर चावल किसका? मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। नंबर 19 पर आ जाइए। 28 जनवरी 2022 को किसने देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कौन बने हैं भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? वी अनंत नागेश्वरन, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो 28 जनवरी 2022 को अर्थशास्त्री डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। और वर्ष 2019 से 21 तक वो भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने भारत और सिंगापुर के कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है और इन्होंने इस स्थान पर किसका स्थान लिया है? के वी सुब्रमण्यम का। किस स्थान पर? न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार। यह है 20 प्रश्न, अंतिम प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक है पद्म पुरस्कारों का। तो 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट, इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। एथलीट देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, हर साल दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार और इसमें इंपॉर्टेंट के नंबर ऑफ पद्म, मतलब कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं पद्मश्री, उससे कम होते हैं पद्म भूषण और सबसे कम होते हैं पद्म विभूषण। इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण जितने व्यक्तियों को मिला उन सबके नाम याद होने चाहिए और जिनको पद्म भूषण मिला है उनके भी नाम देख लेना, ये तो पक्का पता होना चाहिए। 4 मिले, 5 मिले, जितने मिले हर साल। और अब एक इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से महिलाएं कितनी रहीं और कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया, ये सब चीज़।
तो फिलहाल ये पहला भी करेक्ट है। 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। एथलीट देवेंद्र झाझरिया वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं देश के, वो पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए जिनको पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। सारे करेक्ट हैं। तो 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो 128 ये टोटल याद रखिएगा और इसमें 2 जोड़ी भी शामिल हैं, ठीक है। इन्हें 128 में 2 जोड़ी का मतलब है जब 2 व्यक्तियों को एक पुरस्कार दिया जाएगा तो उसकी गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाएगी। अब पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो 4 इसमें पद्म विभूषण है, 17 इसमें पद्म भूषण है और 107 हैं इसमें पद्मश्री। और इन 128 में 34 महिलाएं हैं, ठीक है। 10 हैं इसमें NRI या विदेशी और 13 व्यक्तियों को इसमें मरणोपरांत दिया गया है। अगले टेस्ट में डालेंगे कि 4 व्यक्ति कौन है वो, ठीक है। तो याद क्या रखना है, टोटल कितना 128, इनमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री, 34 महिलाएं, 10 NRI, 13 मरणोपरांत व्यक्ति। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।